Class 12th, Subject Physics, Chapter 1, Electric Charges and Fields. Today we will discuss about area vector and electric flux. The outward normal drawn to the planar area of the surface is called area vector. If surface is curved, then it is divided into small area elements. अब यहाँ पर एरिया वेक्टर को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई ये प्लेनर सरफेस है। अब ये जो सरफेस है इसके एरिया को हमको बताना है कि इसका एरिया किस डायरेक्शन में है। तो हम क्या करेंगे, इस पर एक आउटवर्ड नॉर्मल खींच देंगे तो इसके वेक्टर को ये डिनोट करेगा, इसके डायरेक्शन को बताएगा इस एरिया को, तो इसे एरिया वेक्टर कहते हैं। और जनरली किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है यदि हम उसमें किसी पॉइंट पर आउटवर्ड नॉर्मल खींच देते हैं। तो यहाँ पर आउटवर्ड नॉर्मल है और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको एन कैप से डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई प्लेनर सरफेस एरिया नहीं है तो उसके एरिया वेक्टर को कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर एक कर्व्ड एरिया हम ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक कर्व्ड एरिया है, तो इस कर्व्ड एरिया में जहाँ पर हमको इसका डायरेक्शन फाइंड करना है तो उस छोटे से पार्ट को हम पहले सेलेक्ट करेंगे, छोटा सा स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर हम निकाल लिए। अब इस पर हम आउटवर्ड नॉर्मल खींच देंगे। तो जब आउटवर्ड नॉर्मल खींचेंगे तो यही क्या कहलाएगा, एरिया वेक्टर कहला गया। क्योंकि किसी भी एरिया का, कर्व्ड एरिया का स्मॉलर पार्ट क्या होता है, प्लेनर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर एरिया वेक्टर को ये डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक्सप्लेन व्हेन इट विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते हैं क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, फिगर ड्रॉ है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हम सरफेस रख दिए हैं और उस सरफेस से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली इससे पास हो रही हैं। तो इनकी जितने भी नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है किसी चीज़ का फ्लो होना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको अब थोड़ा सा एनिमेशन से भी समझते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में यदि यहाँ पर हम एक सरफेस रख दें तो उस सरफेस से कितनी लाइंस पास हो रही हैं, जैसे ये लाइंस पास हो रही हैं तो ये नंबर ऑफ लाइंस जितनी पास होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो हम इसे इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। और ये फार्मूला क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। तो ये फार्मूला है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ये क्या है, एरिया वेक्टर है। और यहाँ पर डॉट लगा था, ये इनका स्केलर प्रोडक्ट है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसको जनरली फाई ई से डिनोट करते हैं, ई को सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। और ये जो डी लिखा होता है ये बताता है कि ये स्मॉल एरिया एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उससे पास होने वाला। तो यहाँ से अब हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये डॉट को हम क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस तरह से ये जो वर्डिंग है उसको हम फार्मूले में इस तरह से लिख सकते हैं, दस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। और ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है, यदि हम इसका वेक्टर फॉर्म नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा। तो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फार्मूला होता है। यहाँ पर अब ये जो डी फाई ई क्या है या सिंपली फाई ई क्या है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहला गया। डी एस क्या है, एरिया ऑफ सरफेस कहला गया। और ये थीटा जो होता है ये एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर होता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं जो ये थीटा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं और समझते हैं कि कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है और कब मिनिमम होता है। इफ़ थीटा इक्वल टू 0
देन डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस जीरो इक्वल टू ई डी एस। तो अभी हम फार्मूला यहाँ पर पढ़े थे डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह हम कितना ले लिए हैं, जीरो एंगल ले लिए हैं। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसकी जगह पर 1 रख देंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा ये वैल्यू। और कॉस में जितनी वैल्यू होती है उनमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में जब यहाँ पर जीरो एंगल बनेगा एरिया वेक्टर के साथ और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जीरो एंगल जनरली हम पैरेलल वर्ड यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर होगी, तब जो है एंगल जो एरिया वेक्टर का और उसका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ज़ीरो बनेगा। कैसे एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास इस तरह का एक सरफेस है ये, तो इस सरफेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सरफेस है, ये दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। यदि मैं इसको बोलूँ कि इसका एरिया वेक्टर खींचिए, तो जो एरिया वेक्टर है इस सरफेस से नॉर्मल खींचेंगे, तो ये नॉर्मल खींचेंगे, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। जब पैरेलल हो जाएंगी तो एंगल कितना बनेगा, ज़ीरो बनेगा। किसके किसके बीच का, यहाँ पर ये इसका नॉर्मल है, कहना चाहिए यहाँ पर जो इसका एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बन जाएगा, ज़ीरो। कब बनेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर। तो यही चीज़ यहाँ पर वर्डिंग में लिखा है, इफ सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम। ये जो वैल्यू आई ये मैक्सिमम हो गई। इसी तरह से यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा था। अब इस थीटा के स्थान पर 90 डिग्री लिख दिए हैं। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है और 0 का मल्टीप्लाई इन में होगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसा हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा। तो उसी तरह से जैसे यहाँ पर 0 के लिए हम परपेंडिकुलर लिख रहे थे, उसी तरह यहाँ 90 के लिए हम क्या लिखेंगे, पैरेलल लिखेंगे। इफ सरफेस इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मिनिमम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और इसको मैं बताया हूँ कि यहाँ पर हम जो एंगल लेते हैं वो सरफेस का नहीं लेते बल्कि सरफेस का वेक्टर का लेते हैं, इसलिए यहाँ पर उल्टा उल्टा लिखा गया है। 0 के लिए परपेंडिकुलर लिखा गया है और 90 डिग्री के लिए पैरेलल लिखा गया है। अब यहाँ पर यदि हमको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो ये फार्मूला है, ये जो D होता है ये सिर्फ ये बताता है कि ये स्मॉलर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए है। यदि हम टोटल निकालना चाहते हैं तो केवल इसमें हम इंटीग्रल का साइन लगा देंगे, तो ये फाई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा, जो ये शो करता है कि ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब ये एसआई यूनिट कैसे आ गई, तो इससे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फोर्स अपॉन चार्ज होता है। यहाँ पर ये मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए E इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो होता है F अपॉन क्यू। तो इससे पहले हम E की एसआई यूनिट निकाल लेंगे, तो यहाँ F मतलब न्यूटन हो गया, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, और यहाँ पर Q का मतलब ही क्या हो गया, कूलाम। तो इस तरह से ये इसकी यूनिट हो गई, किसकी, E की। अब हमको DS की यूनिट लिखना है, तो DS का मतलब होता है एरिया, और एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर। और फिर ये कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो ये रेशियो होता है टू साइड्स का, तो ये डायमेंशन लेस है, इसलिए यहाँ पर यूनिट लेस भी है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो हमारा क्या बना इसका यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इस तरह से हम इसका यूनिट यहाँ पर निकाल सकते हैं। आपको लर्न ज़्यादा नहीं करना, फार्मूले से निकाला जा सकता है। इसी तरह से हम बात करते हैं इसके डायमेंशनल फार्मूला की। तो डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले E का जान लेते हैं कि E को हम क्या लिखते हैं, F अपॉन Q लिखते हैं, और इस तरह से यहाँ ये F अपॉन Q हो गया, और DS माने एरिया हो गया, तो ये DS हो गया। कॉस थीटा डायमेंशन लेस यूनिट लेस है, तो अब इनका डायमेंशन लिखते हैं। यहाँ पर फोर्स है, तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है MLT -2। ये 11th में आप पढ़ चुके हैं, MLT -2 ये फोर्स का हो गया। और चार्ज का क्या होता है, AT होता है, तो यहाँ AT लिख दिए। और यहाँ पर DS का क्या होता है, मीटर स्क्वायर है तो माने L2,
इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब इसको हम लिखते हैं, m यहाँ पर m है तो m लिख दिए, l कितने हो गए, ये 1 और ये 2 कितने हो गए 3, तो ये 3 हो गया ml3। अब t का क्या है, t-2 है, ये t ऊपर जाएगा तो -1 और हो जाएगा तो ये t-3 हो जाएगा। a है ऊपर जाके a इन्वर्स हो जाएगा तो a-1 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।